नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स 2020 की रिवीजन सीरीज में हम लोग जनवरी के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हैं। ये 5वां वीडियो है और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं सीरीज के तो निश्चित रूप से आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स का संपूर्ण रिवीजन करने के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इसके अलावा जो है कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो भी करंट है वो सभी डे बाय डे के अनुसार लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला अपडेट आज का देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के साथ समझौता किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने आर्किड की रेड लिस्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको IUCN भी कहते हैं, IUCN के साथ एक समझौता किया है। अरुणाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य के स्तर पर प्रकृति संरक्षण के लिए IUCN की रेड लिस्टिंग शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN कहा गया, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। IUCN और क्या करता है? IUCN जो संघ है विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची या रेड लिस्ट पब्लिश करता है, जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में फॉन्टेनल्यूक फ्रांस में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। अगला अपडेट देखते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 14वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 18 जनवरी को मनाया गया। भारतीय रेल के माल ढुलाई परिचालनों में बदलाव के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लाया गया था और ये 2 तरह से लागू किया जाता है, पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। आवास और शहरी विकास निगम, जिसको हुडको कहते हैं शॉर्ट में, इसके चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो आवास एवं शहरी विकास निगम हुडको के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक M नागराज को नियुक्त किया गया है। तो ये नाम महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसी को हुडको कहते हैं शॉर्ट में, भारत का एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को क्या कहते हैं? PSU कहते हैं। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में है और ये आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। देश में आवासीय उद्देश्यों या आवासों के निर्माण के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना या आवास और शहरी विकास कार्यक्रम शुरू करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला अपडेट देखेंगे। माई एप्स एप्लीकेशन, देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए HDFC ने माई एप्स नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो जब मोबाइल ऐप पूछा जाता है तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि उसका उद्देश्य क्या है और दूसरा किसके द्वारा वो जारी किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि HDFC ने जो है ये माई एप्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप में कई बैंकिंग प्रोडक्ट को एक साथ रखा गया है, जिसमें शहरी लोकल संस्थाओं, हाउसिंग सोसाइटीज़, लोकल क्लब व जिमखाना और धार्मिक संस्थानों को फ़ायदा मिल सके। अगला अपडेट देखते हैं। 2017 की तुलना में 2018 में भारत में अपराध में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर जो है NCRB की रिपोर्ट जारी हुई थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2017 की तुलना में 2018 में भारत में अपराधों में 1.3% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 11 मार्च 1986 को NCRB की स्थापना हुई थी। अपराध और अपराधियों की सूचना के संग्रह एवं स्रोत कोष के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जिससे कि अपराध को अपराधियों से जोड़ने में खोजकर्ताओं को सहायता मिल सके और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय पुलिस को सशक्त बनाना। ये जो है NCRB का ध्येय वाक्य है। अगला अपडेट। ब्रू जनजाति के लगभग 34,000 शरणार्थियों को बसाने के लिए समझौता। तो ब्रू जनजाति आपने सुना होगा
काफ़ी चर्चा में था। इधर गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा और मिजोरम राज्य सरकारों के साथ त्रिपुरा में ब्रू जनजाति के लगभग 34,000 शरणार्थियों को बसाने के लिए एक समझौता किया है। इस नए समझौते के अंतर्गत त्रिपुरा में ही ब्रू विस्थापितों को भूमि दी जाएगी और उन्हें त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ब्रू जो रियांग भी इसको कहते हैं, तो ब्रू जनजाति उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में निवास करती है। मिजोरम में यह जनजाति मामित और कोलासिब जिले में केंद्रित है। 1997 में मिजो और ब्रू जनजातियों के बीच हिंसा के कारण ब्रू जनजाति के लोगों को मिजोरम छोड़कर त्रिपुरा में बसना पड़ा था और अब जो है इसे त्रिपुरा में ही बसाया जा रहा है। अगला अपडेट, भारतीय जनता पार्टी का 11वां राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? जगत प्रकाश नड्डा या जेपी नड्डा। अमित शाह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जगत प्रकाश नड्डा को 19 जून 2019 को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। नेक्स्ट अपडेट, K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल रेंज 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका उपयोग अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी में किया जाएगा, जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। ये परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। K4 मिसाइल को आंध्र प्रदेश के जलमग्न पोंटूंग से दागा गया। के श्रृंखला के मिसाइलों का नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट अपडेट, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। अर्जुन मुंडा ने असम तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी VP राव को इस चुनाव में 34-18 के अंतर से हराया था। अगला अपडेट देखे हैं, जेड मोड सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। NHIDCL यानी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जम्मू कश्मीर में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल परियोजना APCO अमरनाथ जी टनलवे प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। ये जो है कंपनी है जो इसको बनाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 2379 करोड़ रुपए आएगी और इस परियोजना को 3.5 यानी 3.5 वर्ष में पूरा किया जाएगा। जेड मोड टनल परियोजना के द्वारा जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, जो कि क्या है, एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, से हर मौसम से संपर्क बना रहेगा, जो कि शीतकाल में बर्फबारी के कारण दूसरे क्षेत्रों से कट जाता था। नेक्स्ट अपडेट, मिखाइल मिशुस्टिन ये कौन हैं? रूस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो मिखाइल मिशुस्टिन को रूस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित राजनीतिक प्रणाली में फेरबदल के चलते प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के साथ जो है पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो है मिखाइल मिशुस्टिन को जो है रूस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट अपडेट, गांधी पीठ और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ स्थापित करने का निर्णय। तो जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो मूल उद्देश्य जो है प्रश्न पूछने का होता है कि राज्य कौन सा राज्य है जिसने निर्णय लिया है। तो मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया था। अब जो है यानी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट अपडेट, NDRF का 15वां स्थापना दिवस। NDRF द्वारा अपना 15वां स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया। NDRF आपदा के समय त्वरित क्रिया करने वाला बल है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी और NDRF का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो NDRF के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। NDRF के लिए नीति योजना तथा दिशा निर्देश का निर्माण राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण NDMA के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट, NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? स्थान महत्वपूर्ण है,
नई दिल्ली में NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन विधि, न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया। इसकी थीम भी महत्वपूर्ण है, टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट गवर्नेंस। जो इसकी कॉन्क्लेव की क्या थी, थीम थी, NIC सरकार के विभिन्न स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रमुख संगठन है। अगला अपडेट, राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया। कौन कौन से राज्य हैं वो? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों ही राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार ये 47वां स्थापना दिवस था। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी 1972 को इन्हें भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला अपडेट, भारत और नेपाल के बीच दूसरी एकीकृत चौकी का उद्घाटन किया गया। भारत और नेपाल के बीच दूसरी एकीकृत चौकी का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। जोगबनी जो कि बिहार में है और विराटनगर जो कि नेपाल में है, इन दोनों के बीच में एकीकृत चौकी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। इसे व्यापार और लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय सहायता से बनाया गया है। पहली एकीकृत चौकी 2018 में रक्सौल जो कि बिहार में है और बीरगंज जो कि नेपाल है, इनके बीच बनाई गई थी। अगला अपडेट, डिप्लोमैट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? ये भारत ने जीता। यह महत्वपूर्ण है, यही आपको याद रखना है मुख्य रूप से। डिप्लोमैट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 भारत ने जीता। भारतीय वाणिज्य दूतावास की टीम ने शाहजहां में स्काईलाइन यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा आयोजित ट्रॉफी में पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास को हराकर इस चैंपियनशिप को जीता। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में स्थित विभिन्न वाणिज्यिक दूतावासों के अधिकारियों व कर्मचारियों को एकजुट करने के उद्देश्य से किया गया। इसमें 8 देशों की वाणिज्य दूतावास टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला अपडेट, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को इस पद को ग्रहण किया। यह पद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के सेना प्रमुख बनने के बाद से खाली हो गया था। नेक्स्ट अपडेट, रोम रैंकिंग सीरीज में 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है रवि दाहिया ने, जो कि भारतीय हैं। और इस प्रतियोगिता में रवि दाहिया ने अपने नियमित 57 kg फ्री स्टाइल वर्ग के स्थान पर 61 kg फ्री स्टाइल वर्ग में भाग लिया था। भारतीय पहलवान रवि दाहिया ने कजाकिस्तान के नूरबोतल अब्दुलिएव को 6-0 से हराया। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 kg फ्री स्टाइल में अमेरिका के जॉर्डन ओलिवर को 4-3 से हराकर स्वर्ण प्राप्त किया। और इससे पहले इसी सीरीज में विनेश फोगाट ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि तीनों स्वर्ण पदक विजेता जो हैं, इनका आपको नाम याद रखना होगा। अगला अपडेट, ब्रांड अपना यूरिया सोना उगले, इसका अनावरण किया गया है। तो हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड यानी HRUL के ब्रांड अपना यूरिया सोना उगले का अनावरण उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा द्वारा किया गया। यूरिया के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 यूरिया प्लांट को पुनर्जीवित करने के लिए मंजूरी दी है। तो ये 3 बीमारू प्लांट कहाँ कहाँ थे? गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में, बरौनी बिहार में और सिंदरी झारखंड में। इनको जो है रिज्यूनेट या पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके अलावा HURL के बारे में जानते हैं। ये क्या है? ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। इसे 3 सरकारी कंपनियों कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। HURL का लक्ष्य 2021 तक 3 यूरिया प्लांट्स को पुनर्जीवित करना, नीम कोटेड यूरिया की उत्पादन क्षमता को प्रतिवर्ष 38.1 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाना और 2021 तक प्राकृतिक गैस आधारित पर्यावरण हितैषी उर्वरकों का उत्पादन शुरू करना है। अगला अपडेट, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत ने 42.7 अंकों के साथ 76वां स्थान प्राप्त किया। आपको ये रैंकिंग याद रखनी है, 76 रैंक जो है इसमें प्राप्त हुई है भारत को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी 2020 की पहली रिपोर्ट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 इक्विटी अपॉर्चुनिटी एंड न्यू इकोनॉमिक इम्परेटिव जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 82 देशों का ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। डेनमार्क ने पहला स्थान प्राप्त किया है, नॉर्वे ने दूसरा और फिनलैंड ने तीसरा स्थान इसमें प्राप्त किया है। अगला अपडेट, राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ, सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो 12वें राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ, पुडुचेरी में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन और पुडुचेरी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आदिवासी युवाओं का विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो वन नेशन वन राशन कार्ड पूरे भारत में 1 जून 2020 से लागू हो चुकी है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा 2019 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का पायलट प्रोजेक्ट 4 राज्यों में लागू किया गया था। फिर इसे 1 जनवरी 2020 से भारत के 12 राज्यों में जो है लागू कर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा, साथ ही वो कहीं भी हो उससे वहाँ पर उसी राशन कार्ड से राशन उपलब्ध होगा। इसमें और क्या प्राविधान है, सरकार राज्यों को 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर जारी करेगी। इस नंबर में पहले 2 अंक राज्य का कोड होंगे, अगले 2 अंक राशन कार्ड नंबर होंगे। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड नंबर के साथ 1 और 2 अंकों के सेट को जोड़ा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाती है। नेक्स्ट अपडेट, नगर पालिका चुनाव में फेस रिकॉग्निशन ऐप किसने लॉन्च किया है, तेलंगाना ने। तेलंगाना ने नगर पालिका चुनाव में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है। इसका इस्तेमाल 10 चयनित पोलिंग स्टेशंस पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा। अगला अपडेट, इसरो के साथ मिलकर एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए प्रथम चिपसेट का निर्माण किया है। तो किस कंपनी ने किया है, अमेरिकी सेमीकंडक्टर व दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी क्वालकॉम ने हाल ही में इसरो के नाविक GPS सिस्टम के साथ एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए प्रथम चिपसेट का निर्माण कर लिया है। क्वालकॉम के इन नए चिपसेट में नाविक नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम के 24 उपग्रहों के मुकाबले नाविक में कितने उपग्रह हैं, 7 हैं। जबकि इसरो का नाविक अधिक सटीक पोजीशनिंग जानकारी देता है, क्योंकि यह केवल भारत और उसके पड़ोसी देशों को ही कवर करता है। IRNSS इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। फिर नाविक का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन, एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। नाविक में 2 स्तर की सेवाएं प्रदान की जाती है, एक तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग और दूसरी सर्विस तथा सीमित सर्विस। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस नागरिक उपयोग के लिए प्रदान की जाती है, जबकि सीमित सेवा जो है ये सेना के कुछ विशिष्ट यूजर्स को ही इसका एक्सेस होता है। अगला अपडेट, राज्य में 3 राजधानियां बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया। कौन सा है वो राज्य है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया है। और ये 3 राजधानियां कौन सी इसकी होंगी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। आंध्र सरकार द्वारा यह निर्णय राज्य के संतुलित विकास व विकेंद्रीकरण के लिए लिया गया है। अब इन राजधानियों का स्वरूप क्या होगा, तो विधायी राजधानी, यानी यहाँ पर सारा लेजिस्लेशन का काम होगा, विधानसभा होगी, वो सब कहाँ पर होगा, अमरावती में, यानी ये मुख्य रूप से यही राजधानी होगी। सचिवालय व कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम में स्थापित होगी, जबकि राज्य की जो जुडिशियल कैपिटल होगी, न्यायिक राजधानी होगी, वो कहाँ पर होगी, कुर्नूल में होगी। अगला अपडेट, राज्य में 26 जनवरी से सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य कर दिया गया। कौन सा ऐसा राज्य है,
महाराष्ट्र में 26 जनवरी 2020 से सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार के एक परिपत्र के अनुसार प्रस्तावना पढ़ना संविधान की संप्रभुता सभी के लिए कल्याण का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जिसने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में हर शनिवार संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य होगा। अगला अपडेट, उबर ईट्स का कारोबार अधिग्रहित किया गया। किसने अधिग्रहित किया है? ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो ने उबर ईट्स इंडिया को ओवरटेक कर लिया है, अधिग्रहित कर लिया है। जोमेटो ने उबर ईट्स का भारतीय कारोबार लगभग $35 करोड़ यानी 2,485 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। उबर ईट्स ने 2017 में भारत में प्रवेश किया था। ये अमेरिका की कंपनी है और जोमेटो के जो सीईओ हैं वो कौन है? दीपिंदर गोयल हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स। इसमें भारत का सबसे गतिशील शहर कौन सा चुना गया है? तो JL सिटी मोमेंटम इंडेक्स में भारत के तेलंगाना की राजधानी और टेक्नोलॉजी उद्योग के हब हैदराबाद को विश्व का सबसे गतिशील शहर चुना गया है। अमेरिकी रियल इस्टेट सेवा फर्म जोन्स लॉन्ग लॉसन, जिसका संक्षिप्त नाम क्या है? JLL, ने हाल ही में विश्व भर में 129 शहरों का मूल्यांकन किया था। हैदराबाद के बाद इस सूचकांक में दूसरा नंबर किसका है? बेंगलुरु का है और जो है 5वें स्थान पर चेन्नई है और 6वें स्थान पर दिल्ली है। इस सूचकांक के टॉप 20 शहरों में 7 भारतीय शहर शामिल हैं। अगला अपडेट देखते हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 रिपोर्ट। महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 रिपोर्ट में RBI का वर्ष 2019 में विदेशी सोना खरीदने का जो है 6वां स्थान है। यानी RBI ने जो है 2019 में विदेशों में सोना खरीदने में 6 पोजीशन हासिल की है। RBI के पास वर्तमान में 625.2 टन सोना है। इस सूची में चीन, रूस व कजाकिस्तान पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा, चीन पहले नंबर पे है सोना खरीदने में, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे कजाकिस्तान है। अगला अपडेट, खेलो इंडिया युवा खेलों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो खेलो इंडिया युवा खेलों में महाराष्ट्र ने सर्वाधिक 256 पदक जीते और जिसमें से 78 स्वर्ण पदक जीतकर उसने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। सर्वाधिक पदक जीतने के लिए महाराष्ट्र ने चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली। हरियाणा 200 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर और दिल्ली जो है 122 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तो ये क्रम याद रखिएगा, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, दिल्ली जो है हरियाणा दूसरे नंबर पे है और दिल्ली तीसरे नंबर पे है इन खेलों में। 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 10 फरवरी 2020 से 22 फरवरी 2020 तक असम की राजधानी गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट अपडेट, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार 2018-19 में सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन किसने किया है? तो सबसे ज़्यादा जो है 18-19 में सब्जी का उत्पादन पश्चिम बंगाल ने किया है, जो कि 29.55 मिलियन टन है और ये देश के कुल सब्जी उत्पादन का कितना प्रतिशत है? 15.9% है। इससे पहले क्या पोजीशन थी? 17-18 में सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे था और इस वर्ष यानी 2018 और 19 की बात करें वित्तीय वर्ष की, तो 27.71 मिलियन टन के साथ जो है दूसरे स्थान पे। यानी सब्जी उत्पादन का 18-19 के हिसाब से जो है क्या क्रम हो गया? पश्चिम बंगाल और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर कौन आ गया? यूपी। ये आपको याद रखना होगा। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश 17.61 मिलियन टन के साथ पहले स्थान पे है, जबकि महाराष्ट्र 10.82 मिलियन टन के उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पे है। तो फलों में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। तो ये 18-19 का जो है आधिकारिक डाटा है जो कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है झरिया, कहाँ का है? झारखंड का है। भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में धनबाद,
ये भी झारखंड का है, नोएडा उत्तर प्रदेश का है। तो धनबाद जो है किस नंबर का है, दूसरे नंबर का है, नोएडा तीसरे नंबर का। तो ये क्रम याद रखिएगा, झरिया पहले नंबर का हो गया, धनबाद दूसरे नंबर का और नोएडा तीसरे नंबर का हो गया। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 शहर उत्तर प्रदेश के हैं और मिजोरम का जो लुंगलेई शहर है ये देश का सबसे कम प्रदूषित शहर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ग्रीन पीस इंडिया नामक एनजीओ द्वारा जारी इस रिपोर्ट में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट अपडेट, इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए बनाया गया अर्धमानव, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हाफ ह्यूमनाइड। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए बनाए गए हाफ ह्यूमनाइड का नाम क्या रखा गया है, व्योम मित्र। ये पूछा जा सकता है आपसे, बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है ये। दिसंबर 2020 में गगनयान के पहले मानव रहित मिशन में हाफ ह्यूमनाइड व्योम मित्र को भेजा जाएगा। व्योम मित्र रोबोट में पैर नहीं है, सिर्फ इसका धड़ बनाया गया है, पैर, इसलिए इसे हाफ ह्यूमनाइड कहा गया है। हाल ही में इसरो द्वारा रोबोट का अपना परिचय देते हुए एक वीडियो भी जारी किया गया है। यह इसरो द्वारा मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2022 की पूर्व तैयारी है। इसरो के चेयरमैन के सिवन के अनुसार अंतरिक्ष यात्रा के कुल 12 में से पहले 4 कैंडिडेट्स का चयन किया जा चुका है, जिन्हें रूस में ट्रेनिंग दी जा रही है। नेक्स्ट अपडेट महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए लोकतंत्र सूचकांक में भारत को क्या स्थान मिला है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत को लोकतंत्र सूचकांक में 51वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में भारत 10 स्थान फिसलकर 51वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में नॉर्वे को पहला स्थान मिला है, उसके बाद आइसलैंड और स्वीडन का नंबर है, यानी नॉर्वे 1 हो गया, आइसलैंड सेकंड प्लेस पे हो गया और स्वीडन जो है इसमें तीसरे नंबर पे हो गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण नागरिकता संशोधन विधेयक CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने से भी भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत जो है पिछले रिपोर्ट से कितने स्थान फिसल गया है, तो 10 स्थान जो है भारत नीचे चला गया है। अगला अपडेट, ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति। इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। कटरीना साकेलरोपोulou ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। वे ग्रीस की 13वीं राष्ट्रपति होंगी और 13 मार्च 2020 से उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। कटरीना साकेलरोपोulou ग्रीस में उच्च स्तर की न्यायाधीश हैं। ग्रीस के मौजूदा राष्ट्रपति प्रोकोपिस पाव्लोविच का कार्यकाल इस वर्ष मार्च में समाप्त हो गया है और ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाको मित्सोताकिस। ग्रीस यूरोप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी क्या है, एथेंस है। अगला अपडेट, ATM के जरिए कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा तो कौन देने जा रहा है, ICICI बैंक ने ATM के जरिए कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू की है। कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा का उपयोग नकदी निकासी के लिए किया जा सकता है, जिसकी प्रतिदिन लेन देन सीमा 20,000 रुपये रखी गई है। कैश विड्रॉल करने के लिए ATM कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए बैंक ग्राहक को सबसे पहले iMobile ऐप डाउनलोड करना होगा। इसको लॉगिन करने के बाद सर्विस सेक्शन में जाकर कैश विड्रॉल ICICI बैंक ATM पर विकल्प चुनना होगा। नेक्स्ट अपडेट, ई-पासपोर्ट सुविधा का शुभारंभ कहाँ पर हुआ, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 22 जनवरी 2020 को देश के नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट सुविधा प्रारंभ की है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में यह सुविधा आरंभ करने वाला पहला देश बन गया है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सेवा दी जाती है। नेक्स्ट अपडेट, सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती। तो सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती कब मनाई गई, 23 जनवरी को मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक यानी उड़ीसा राज्य में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु देश में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के लिए जाना जाता है। और अगला अपडेट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, 24 जनवरी को मनाया गया। महत्वपूर्ण है ये।
यह दिन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं द्वारा असमानता को चुनौती के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो मित्रों, आज के सेशन में इतना ही, इसको कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल, उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन, उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो है कम से कम 55+ मार्क्स सिक्योर कर सकें, तो आपके लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है, जो कि ये PDF है। ये PDF जो है आपको ई-बुक के फॉर्म में प्राप्त होगी। इसका आप प्रिंट स्वयं निकलवा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रिंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाना संभव नहीं है। अब ये PDF जो है इस तरह से आप प्रिंट निकलवाएंगे। लगभग 157 पेज की ये जो है PDF है, लेकिन इसमें हिंदी के पूरे 6 टॉपिक होते हैं। तत्सम, तद्भव, विशेष विशेषण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द जो है, ये सभी जो है इसमें आपको क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे। और ये पूरा इस तरह से लिखा गया है, सारे प्रामाणिक स्रोत, जितनी भी अच्छी और मानक किताबें हैं उनसे, बाकी जो अन्य प्रामाणिक जो है शब्दकोश हैं और जितने भी सोर्सेज हैं, सबसे संकलित करके जो है इस ई-बुक को तैयार किया गया है। और ये PDF फॉर्म में अवेलेबल है। ईजिली आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है लिंक इस तरह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही, कोई समस्या आ रही है, तो ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 9506742546। इस पर आप जो है एक बार फ़ोन कर लीजिए या आरओ हिंदी PDF लिख के भेज दीजिए, तो उधर से आपको जो है लिंक और सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब ये PDF जो है थोड़ा सा इसको देख लीजिए किस तरह की दिखती है। और इसका जो सैंपल PDF है, जिसमें 10-15 पन्ने जो है प्रदर्शित करने के लिए आपको दिया जा रहा है सैंपल के रूप में, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो इस तरह से जो है इसमें आप देखेंगे तो जो है पहले पन्ने पर जो है सारा जो है ब्यौरा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस पेज नंबर पे मिलेंगे। उसके बाद जो है जैसे ये तत्सम तद्भव है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो है जितने भी तत्सम तद्भव के बारे में बेसिक जानकारियां हैं और जो नियम हैं, जो मानक नियम है कि कौन से शब्द तत्सम है, कौन से तद्भव हैं, उन सबको डिस्कस किया गया है। इसी तरह से जो है ये पूरी PDF डिजाइन की गई है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा टॉपिक विशेष एवं विशेषण। तो विशेष एवं विशेषण के जितने प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, उनमें क्या भेद होता है और किस तरह से उसको हम जो है पहचान सकते हैं, सारी चीज़ें जो आपको ये ज़रूरी हैं सब यहाँ पर दी गई है। तो ये बुक है, भले हम इसको प्रिंट नहीं करा पाए, लेकिन जो है आपको PDF के फॉर्म में दी जा रही है, जिससे आप जो है चाहें तो इसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं या जो है आप ऐसे ही इसका इस्तेमाल
जो है पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ने में कर सकते हैं। तो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके सामने ये नंबर दिया है 9506742546, आप इस पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है एक गंभीर अभ्यर्थी के रूप में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उसमें अच्छे से अच्छा जो है इस बार स्कोर करें, तो आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है बेसिकली एक टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो है केवल क्वेश्चन आंसर वाली टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पीडीएफ में पूरा नोट्स दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन की व्याख्या में लिखा जाता है। अब ये नोट्स किस तरह के हैं, इसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारे टेस्ट सीरीज की जो है सैंपल पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आपको इसी नंबर पर ज्वाइन आरओ लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है किस पर, 9506742546 पर। उधर से पूरी प्रक्रिया और पीडीएफ फाइल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए इससे बेहतर विकल्प आपके पास कोई नहीं है। आप चाहें तो जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं।